प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। कल तो ज़ाहिर है उरूज पर होंगी ये तकरीबात 14 अगस्त को। पाकिस्तान भर में इस सिलसिले में तैयारियां की गई हैं। सजा दिया गया है तमाम इमारात को। घरों पे भी लोगों ने झंडे लहरा दिए हैं, झंडियां लहरा दी हैं। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। कौम जश्न आज़ादी की को मनाने के लिए बेताब नज़र आती है। कुछ लोग अभी से सड़कों पर निकल आए हैं। तकरीबात हो रही हैं, आज भी तकरीबात हो रही हैं मुख्तलिफ मकामात पर। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मखमसे का शिकार दिखाई देती है कि कल उसे एहतजाज करना है या जश्न मनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं का ख्याल ये है, जो वाज़ेह तौर पर उन्होंने कल ही बयान कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जश्न मनाने का दिन है, ये एहतजाज का दिन नहीं है। लेकिन आज भी पीटीआई ही के कुछ रहनुमा ये ट्वीट्स करते रहे कि इमरान खान की हिदायत है कि 14 अगस्त को पूरी कौम को अपने हुकूक के हुसूल के लिए निकलना है, यानी वो एहतजाज की बात कर रहे हैं। तो कुछ पीटीआई के लोग एहतजाज की बात कर रहे हैं, कुछ पीटीआई के लोग जश्न की बात कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन अभी तक दूर क्यों नहीं हो रही? अगर पीटीआई की मरकज़ी लीडरशिप अपने प्लेटफॉर्म से, यानी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये कह दे कि जश्न मनाना है तो जाहिर है सब जश्न मनाएंगे, कह दे कि एहतजाज करना है तो जाहिर है फिर पीटीआई की जो लीडरशिप और कारकुनान है वो एहतजाज के लिए निकलेंगे। लेकिन ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी, ये एक अहम सवाल है। आज कौमी असम्बली का इजलास था, उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिनको देखा जा रहा था। एक तो शेख वकास अकरम साहब के हवाले से जो है वो फैसला होना था कि उनके लिए क्या किया जाए, उनकी रुकनीत को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन फिर इसको डेफर कर दिया गया। ये मामला आज टेकअप नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल मंजूर हुआ है, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल। ये बिल जो मंजूर हुआ है इसमें फोर्सेस को इख्तियार हासिल हुआ है कि किसी भी शख्स को वो अपनी हिरासत में रख सकते हैं। इब्तदाई तौर पर 90 दिन की हिरासत है। मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात ने इस पर काफ़ी तनकीद की है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और लोगों ने भी इजहार किया है। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के गैर मामूली हालात की वजह से इस तरह की गैर मामूली चीज़ें करना ज़रूरी है, तभी दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस की पेंशन काफ़ी ज़ेर बहस है पिछले 2 दिन से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद उनकी जो पेंशन है वो पिछले 15 साल में 400% बढ़ चुकी है और इस वक्त उनकी पेंशन 24 लाख हो चुकी है। क्या ये जस्टिफाइड है या इस पर, और अगर दुरुस्त है तो फिर इस पर बहस इतनी क्यों हो रही है? पाकिस्तान की रेटिंग को मोडीज़ ने बेहतर करार दे दिया है, CAA2 कर दिया है। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा इस पर बात करेंगे। और फिर आज औरंगज़ेब साहब ने ये कहा है, वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में मकामी सतह पर जो कारोबार है वो चल पड़ा है और इस सिलसिले में जो SMEs हैं उन्होंने 41% कर्ज़ों में उनके इजाफा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक अफवाह या बहस जो पिछले कुछ दिन से अनऑफिशियली चल रही है और ज़ेर बहस है, उसमें यह कि वज़ीर आज़म की तब्दीली या सदर की तब्दीली, इस हवाले से इजहाक डार साहब ने आज बड़ा वाज़ेह किया। वो कहते हैं कि जी ये सिर्फ अफवाहें हैं, ना तो मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है या लाया जा रहा है और ना ही सदर तब्दील हो रहे हैं या नवाज शरीफ साहब का कोई जो है वो इस हवाले से सदर के तौर पर कोई रोल आ रहा है। वो कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं। तो फिर ये चीज़ें ज़ेर बहस क्यों हैं? इन तमाम मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। शाहिदा अख्तर अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। और दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, माहिर मुआशरात भी हैं, साबिक वज़ीर भी हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो शौकत साहब, ये इस वक्त पूरी कौम एक जश्न वाले मोड में आ चुकी है। जश्न की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं और कल भी दिन भर ये तकरीबात होंगी। PTI के कुछ लोग, मसलन लीमा खानम साहिबा जो हैं वो ट्वीट कर रही हैं, आलिया हमजा साहिबा ट्वीट कर रही हैं, इमरान खान की ट्वीट का कुछ हिस्सा निकाल के ट्वीट किया जा रहा है कि पूरी कौम को निकलना है 14 को और यही होना है। तो पार्टी के अंदर यकसुई नहीं है, पार्टी के अंदर कोई इत्तफाक राय नहीं है। कल सलमान राजा साहब, आजम सवादी साहब और दीगर लोग कह रहे थे कि जी ये जश्न का दिन है, एहतजाज का दिन नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, एहतजाज फिर भी हो सकता है। तो क्या फैसला किया है पार्टी ने? जश्न तो हमने मनाना है ना 14, हमने हर साल हम जश्न मनाते हैं, पाकिस्तान के लिए मनाते हैं, अपने लिए मनाते हैं, मुहब्बी वतन है। और 90% लोग इस वक्त इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखें कि पाकिस्तान का झंडा जहाँ होता है वहां पर तहरीक इंसाफ का झंडा भी होता है। जितने भी स्टॉलों पे आप जाए, कोई किसी और पार्टी का झंडा तो आपको मिलेगा भी नहीं। इसका मतलब है कि लोग मोहब्बत करते हैं तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान से। अब बात यह है कि जश्न मनाना और एहतजाज करना, अब देखें हम हर साल जश्न मनाते हैं, हर साल इस बात का अज़म करते हैं ना
कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होगी, इस मुल्क के अंदर खुशहाली होगी, मुल्क तरक्की करेगा, रूल ऑफ लॉ होगा, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट होगी। तो इस साल भी यही है ना, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, दूसरे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा, इमरान खान की तस्वीर, और इस अज़म का इजहार कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत लेकर आएंगे, वापस बहाल करेंगे, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जो वोट को कदर देने वाली बात है, वोट को इज्जत दो वाली बात है, वो वोट को इज्जत मिलेगी। ये स्ट्रगल मांगती है और हम स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह। इस बात की अज़म है। बाकी तो बनाना तो जश्न ही है ना हमने। अब इस पे तो हमें कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है कि आप इस बात का अज़म भी ना करें कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान अच्छा हो जाए। तो अगर हम करेंगे तो उस पर किसी को तकलीफ हो रही है, क्यों उस पर परेशानी हो रही है? हमने तो कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। हम तो पहले भी पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन तो ये है कि ये एहतजाज नहीं है, ये जश्न है। बस फर्क ये है कि आप पाकिस्तान के झंडे के साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर साथ में निकलेंगे, बस ये है। देखिए, पाकिस्तान का झंडा और हम तहरीक इंसाफ का झंडा, हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और जिन लोगों ने हमसे झंडा छीना, जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन ने हमसे बल्ला छीना, हम समझते हैं कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। लेकिन आज भी कौम जो है वो उस झंडे तले मुत्तहिद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अभी जो रिसेंटली पाक भारत जंग हुई, उसमें भी पूरी कौम जो है वो अपने उसके साथ खड़ी थी, पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, अपने फौज के साथ खड़ी थी। तो उसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये एक साजिश के तौर पे आइसोलेट करने की कोशिश की गई, एक साजिश के तौर पे हमें लड़ाने की कोशिश की गई। ये साबित करने की कोशिश हुई कि जी देखें, ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो गद्दार है, ये तो इंतशारी है। भाई, हमने कब इंतशार किया? हमने कब पाकिस्तान के खिलाफ बात की? इमरान खान ने तो जब भी बात की पाकिस्तान की बात की है। वही तो एक शख्स है जिसने दुनिया के हर कोने पे झंडा उठाया पाकिस्तान का, तो वो कैसे पाकिस्तान का मुखालिफ हो सकता है? तो देखिए, सियासत को सियासत ही रहने दिया जाए। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त सियासत नहीं हो रही, इंतकाम हो रहा है। मुल्क के अंदर इंतकामी कार्रवाइयां हो रही, जिस थोक के हिसाब से लोगों को सजाएं हो रही हैं, लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो ये वोट को इज्जत दो वाले, ये इनके या इज्जत दी जा रही है। वोट जिन्होंने आवाम जिनको वोट दिया, वो सारे के सारे आप जो है सिफारिश किया जा रहा है कि आप जाएं। तो मेरे ख्याल से ये जो है हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। इस 14 अगस्त को हम अपनी कौम से भी कहेंगे कि निकलें, ठीक है, पूरी कौम निकले, जश्न मनाए इस मुल्क का, लेकिन साथ साथ इसका इजहार करे कि हमने इस मुल्क में जो है ना रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल ठीक है, रूल ऑफ लॉ आप मांग रहे हैं, लेकिन जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान को हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और बड़े भरपूर अंदाज में मनाना भी चाहिए, लेकिन कुछ चैलेंजेस तो हैं। वो 13 तारीख को भी थे, शायद वो 15 को भी हल नहीं हुए होंगे। उसमें से एक मुआशी चैलेंज भी है, उसमें से एक दहशतगर्दी का चैलेंज भी है। आज एक बिल पेश हुआ और पास हुआ, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल, जिसमें फोर्सेस को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी शख्स को अपनी हिफाजती हिरासत में रख सकते हैं और तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है एक ऐसे ही शख्स को रखा जाएगा जिसके ख़िलाफ़ काफ़ी शवाहिद मौजूद होंगे। किसी भी शख्स को उठाकर तो इस तरह से हिरासत में नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस पर काफ़ी तनकीद हुई है आज पार्लियामेंट में। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हर पाकिस्तानी को पैदाइशी मुजरिम बना दिया गया है। अच्छा, इसमें शाहिदा साहबा, ये कैसे हर शहरी को मुजरिम करार दे दिया गया है? जाहिर है अगर किसी को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उठाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ शवाहिद, कुछ चीज़ें मौजूद होंगी तो उठाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मुझे आपको किसी भी शख्स को राह चलते को उठा लिया जाएगा कि इस पर दहशतगर्दी की तहकीकात की जाएँ। क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना फजल रहमान साहब के और आपकी जमात के इस पर? जी बिल्कुल, देखिए असदुल्ला साहब, ये अगर मौलाना साहब की स्पीच पूरी दिखाई जाती लाइव तो शायद ये क्वेश्चन ही ना बनता। उन्होंने खुद भी अपनी तकरीर में एक एग्जाम्पल दी कि जब एपीएस का वाकया हुआ तो उस वक्त एक मुल्जिम कैद में था और 1 साल के बाद उसको एपीएस के वाकयात से जोड़ के उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये सूरत हाल है जिसका मौलाना साहब ने जिक्र भी किया। दूसरा ये कि एक दूसरा बंदा जिसको सड़क से गिरफ्तार किया गया और उस पर इल्जाम था कि इसके घर में असलहा मौजूद है। तो ये ऐसे शवाहिद है जो पेश किए जाएंगे जिसका वजूद ही और किसी मुल्जिम को मुजरिम करार दिया जाए। तो अगर ऐसी होगी, ये नेक्टा का तसलसल है। ये एंटी टेररिज्म 1997 से लेके फिर 24 अमेंड किया गया, फिर उसके बाद फिर फर्दर अमेंड
यानी हम एक तो फॉर्म्स नहीं है अपनी कानून साजी में, वक्त के साथ साथ हम बदलते रहते हैं। अब बिल्कुल मैं ये बरमला कहूंगी कि पीटीआई को सामने रख के कवानीन को बनाया जा रहा है, बदला जा रहा है, और ये चीजें फिर खुद ही इनके गले में फिट होंगी। अब आप देखें कि यहाँ पे फिर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने उसमें तरमीम दी कि विद सफिशिएंट एविडेंस, तो सफिशिएंट एविडेंस की फिर तरमीम क्यों लाई गई और क्यों एक्सेप्ट किया गया? यही तो वजह है कि इसमें ये डेफिशिएंसी थी, इसमें ये लकूना था। आपको ठीक से सुन नहीं पाया मैं, शाहिदा साहबा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। आप क्या कह रही हैं कि पीटीआई के लोगों को जहन में रखते हुए कानून लाया जा रहा है, यानी इस कानून को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? एग्जैक्टली यही चीज देखी जा रही है। देखें आप, जब पार्लिमानी अफेयर की कमेटी में 2017 एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिव कानून साजी की गई थी, वो किस हवाले से की गई थी? वो पीटीआई के रिजर्व सीट को खत्म करने के लिए की गई थी। तो फिर हमें सिर्फ शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि आज के कवानीन जो है नजरिए जरूरत के तहत बन रहे हैं। आपने जब भी कानून बनाना है तो वो एक ऐसा कानून हो कि वो अक्रॉस द पार्टी हम उसको देख के करें। हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, दहशतगर्दी हमारा सूबा और खासकर हमारा रीजन जो है इफेक्ट हुआ है, हमारे पार्टी मेंबर्स जिस तरह इफेक्ट हुए, हमारे फैमिली मेंबर्स जिस तरह इफेक्ट हुए हैं, हम क्यों नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ होंगे? हम तो खुद कह रहे हैं, आपको शवाहिद भी दे रहे हैं, सबूत भी दे रहे हैं, आपको सजेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन इस पार्लियामेंट में जब मौलाना साहब हकीकत बयान करते हैं या पीटीआई के कुछ मेंबर्स हकीकत बयान करते हैं यानी अपोजिशन, मेरा कहना यह है कि फिर हुकूमत जो है उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो लाइव बताए या इवन वहां पे स्क्रीन पे मौजूद उस मेंबर्स की तस्वीर नहीं बता सकते वहां पे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी होगी या फिर सही है, लेकिन इसमें बिल्कुल हुकूमत की है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाहिदा साहब आप इसमें एक मामला ये है जी, मैं और ये सवाल दानियाल साहब के सामने रखता हूँ। दानियाल साहब, लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्दी के पाकिस्तान को संगीन चैलेंजेस पेश भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में। वो राय नहीं है, कवानीन बनाए लेकिन मुतफिका तौर पर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं आपसे आपकी तरफ मजीद बात सुनने के लिए आपके पास आता हूं शाहिदा साहब, लेकिन दानियाल साहब, हम इस कानून पे शक कैसे कर सकते हैं कि ये किसी जमात के लिए लाया जा रहा है? क्योंकि दहशतगर्दी के बहरहाल इस वक्त बड़े संगीन चैलेंजेस हैं, कुछ हमारे सामने आते हैं, कुछ नहीं भी आ रहे। फोर्सेस रोज़ाना अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं, इसको फेस कर रही हैं, जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, इवन बलूचिस्तान में भी। तो इस कानून को सराहा जाना चाहिए। क्या मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? मेरे ख़्याल से जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी की नई लहर की लपेट में है और वो काफ़ी संगीन है। उसके नताइज हम रोज़ अखबारों में और ख़बरों में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि पाकिस्तान एक सियासी तगोदो की भी लपेट में है। अब ज़ाहिरी बात है, जो लोग उसके साथ मुंसलिक हैं वो तो समझेंगे कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, और जो इंतज़ामिया है वो तो यही कहेगी कि हम हालात को सुधारने के लिए ये कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दी रोकनी। लेकिन जहाँ तक इसका सियासी तर्जुमानी है, सियासी तर्जुमानी के मुताबिक ये मुझे ज़ाहिर होता है कि ना दहशतगर्दी में ना ही सियासत में ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कोई पेशरफ्त कर सकी है। क्योंकि अगर इनके तरफ से कोई पेशरफ्त हुई होती, जैसे अभी बजौड़ में मुज़ाकरात हुए वो कोलैप्स हो गए, जैसे बलूचिस्तान में इन्होंने कहा कि जी आप अपने असला दे दें और आप ज्वाइन कर लें और हम ड्यू प्रोसेस करते हैं, तो ये बराए नाम तो वहाँ के लोगों ने की, लेकिन उसमें फेडरल गवर्नमेंट का या नून लीग का या पीपल पार्टी का कोई किरदार नहीं हमें नज़र आया। और मैं समझता हूँ कि इनको आगे बढ़ के ये सिर्फ जो ये जो कॉन्फ्रेंस है कि जी नेशनल एक्शन प्लान की, उसमें कौन हाज़िर है कौन नहीं है, इसी को ना मयार बनाएं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस ढूंढें, थोड़ी सी अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन, अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वो भी दिखाएं, ना कि सिर्फ इस तरह की जो ज़ाहिरी बात है कंट्रोवर्शियल मेजर्स जो हैं वो सामने लाए जाएँ और फिर लोगों को तनकीद का मौका मिले। तो दूसरी साइड जो है मेरे ख्याल में वो बिल्कुल
मतलब खामोश है, इस गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं। यहाँ से मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये जो ऐसे कानून आ रहे हैं ये नून लीग के सबूत हैं कि इनको मुस्तकबिल में भी कोई उम्मीद नहीं है कि लोग इनको वोट देंगे, तो यही चलने दें फिर। ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, चलें इस पर मैं शौकत साहब की राय भी लूंगा, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बड़ी स्टेक होल्डर है, KP में इनकी हुकूमत है, तो वो इस कानून को कैसे देख रहे हैं। इस वक्त बाजोड़ में, मोहम्मद में, वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े खौफनाक किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, ऑपरेशंस भी वहाँ पर चल रहे हैं, तो PTI इसको कैसे देख रही है। और फिर मैं आता हूँ ज़रा जो पाकिस्तान के हवाले से जो मुआशी दावे किए गए हैं और फिर रेटिंग बेहतर होने की भी खबरें आई हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, ये जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर क्या है? देखिए असद भाई, इस वक्त जो आपके एग्जिस्टिंग कानून है ना, वो भी कम हो। असल में जो हुकूमत की अपनी नियत है, और इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोई आम अमन अमान का मसला नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में वफाकी हुकूमत अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आप पहले से कवानीन मौजूद हैं, आप नए कानून बना के, मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कोई चीज़ हासिल कर। असल चीज़ क्या है कि आप जो वहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, अभी तक आप उनसे दूर रहे हैं। वफाकी हुकूमत बिल्कुल दूर रही है, ना सूबाई हुकूमत को टच किया है, ना वहाँ लोकल लोगों से कोई उनके राब्ते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम बार बार ये चीखते रहे, कब से कहते रहे कि जी पहली बात आप काबुल हुकूमत से बात करें, अगर आप नहीं कर सकते हमें इजाज़त दें। फिर हमने कहा कि जो लोकल लोग हैं, आप कोई भी अगर ऑपरेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप लोकल पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद मिले, फिर लोकल लोगों को एतमाद मिले, ताकि ये मसाइल जो है बाद में, क्योंकि हम बड़े तजुर्बे से गुजर चुके हैं। वजीरिस्तान में स्वात के अंदर ऑपरेशन हमने देखे हैं, उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं, और फिर अभी तक उनके मसाइल हल नहीं हो सके। तो ये एक लंबे अरसे तक ये चीज़ें रहती हैं। तो ये अब हुकूमत बजाय इसके कि आके कोई मुशावरत करती, जहाँ आग लगी हुई है वहाँ लोगों से बैठ के बात करती। इस वक्त आप देखें ना, मुल्क की मईशत तबाह है, अमन तबाह है, सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, इनको फिक्र नहीं। ये कह रहे हैं हमने मईशत को जो है ना बेहतर कर दिया और मुल्क को बचा लिया है। मुल्क को नहीं बचाया, आपने अपने इक़्तिदार बचाया। और इक़्तिदार बचाने के लिए आप एक एक तरमीम ला के छोड़ रहे हैं कि जी इस तरमीम से हम ये करेंगे, इस तरमीम से हम ये करेंगे। तो भाई पहले से जो ऑलरेडी कानून बना है उस पर तो अमल करवा दे। ये देखें, आपकी विल नहीं है, आप पंजाब से कच्चे के डाकू खत्म नहीं कर सके। आप बलूचिस्तान में कोई बेचारे पंजाबी जो है वहां से गुजर नहीं सकता है, क्यों उतार के मार देते हैं? आपने कभी उस पर एक्शन लिया? इतने मुश्किल हालात से मुल्क कभी नहीं गुजरा जो इस वक्त गुजर रहा है। मैं दानियाल अजीज साहब ज्यादा समझते हैं, वो इस पूरे सेटअप में रहे हैं। सर, में कि इस तरह आप कह रहे हैं कि इतने मुश्किल हालात से मुल्क कभी नहीं गुजरा जिस तरह के हालात से आप पाकिस्तान गुजर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें दानियाल साहब, मोडीज़ ने जो रेटिंग है पाकिस्तान की वो बेहतर कर दी है, CAA2। तो ये जो बेहतरी है, ये पाकिस्तान की बेहतर मईशत की तरफ इशारा नहीं कर रही? मेरे ख्याल में जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट लाई है IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत, उसका तसलसल जारी है। लेकिन उसको ये सियासी जमात जो है, जो इस वक्त हुक्मरान है जमा, ये उसको कन्वर्ट नहीं कर सके किसी ग्रोथ में या किसी नई इकोनॉमिक पैराडाइम में। और उसकी वजह से वो जो एक लैग है, उसके साथ ये एजेंसियां जो हैं वो एक एक नॉच की जो है ना बेहतरी कर रही हैं। अब ये कहते हुए कि ठीक है वो स्टेबिलिटी तो केयर टेकर गवर्नमेंट लाई थी, उसके बाद क्या हुआ कि जो टेक ऑफ स्टेज हमने करनी थी, अब 2 बजट हो गए हैं इस गवर्नमेंट के, लेकिन वो हो नहीं पा रही। बल्कि हमें पता क्या चल रहा है कि अदाद शुमार का हेर फेर हो रहा है। और जस्ट सो आपके नाजरीन को समझ आ जाए कि ये CAA2 होता क्या है। ये जो सबसे गिरे घिसे फटे अफ्रीका के ममालिक हैं, जिसमें घाना है, जिसमें मोज़म्बिक है, जिसमें गबोन है, जिसमें इस तरह के ममालिक हैं, मतलब जो बिल्कुल ही रोज़ के, मतलब उनकी हुकूमत भी कोई नहीं है, वहाँ हालात भी कोई नहीं है। ऐसे आपने सुना होगा बहुत दफ़ा के अर्जेंटीना में हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस रहता है, और उन्होंने पता नहीं कितने IMF के प्रोग्राम किए हैं, और हज़ारों फीसद उनकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है। उनका भी रेटिंग जो है इससे बेहतर है। और साउथ एशिया में जो सिर्फ एक है
जिसकी रेटिंग जो है इसके साथ वो जजीरा है मालदीव्स, जिसकी CAA2 रेटिंग है। तो ये कोई खुश होने की बात नहीं है। पहले से तो बेहतर हो जैसे इनको पहले से तो बेहतर मैंने वो बात की है, वो ये स्टेबिलिटी जो आई है ये एक तसलसल है जो केयर टेकर गवर्नमेंट, यानी इसका मतलब है कि पहले ये मोज़म्बिक और गबोन और ये चाड इससे भी गिरी हुई थी पाकिस्तान की रेटिंग। जी बिल्कुल गिरी हुई थी, उससे भी ज़्यादा ख़राब थी, उससे भी ख़राब थी। और ये जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई, अगर आपको याद हो तो उस वक्त हम EFF के प्रोग्राम में थे और आखिरी किस्त जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया था डार साहब को देने से, और फिर एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट आखिरी महीने में, अगस्त के महीने में साइन हुआ, जो चंद महीने था अगली गवर्नमेंट के आने तक। और वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट में असल में एक स्टेबिलिटी का सिलसिला जो है वो वापस आया पाकिस्तान में, और उसका तसलसल सिर्फ बरकरार रखा है। इस हुकूमत ने कोई ऐड नहीं किया उसमें, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, लेकिन अब दूसरी तरफ आज भी पार्लियामेंट में बात हो रही थी कि जी ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इनको ख़त्म ना किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालिफत की है। शाहिदा साहिबा, पाकिस्तान की रेटिंग तो बेहतर हो रही है, हुकूमत कहती है कि मईशत भी बेहतर हो रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स का खात्मा, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस की पेंशन में 15 साल में 400% इजाफा हुआ है और इस वक्त 24 लाख रुपए माहाना तनख्वाह, माहाना पेंशन जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस की हो गई है। एक तरफ MNAs की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, फिर स्पीकर साहब और सेनेट चेयरमैन की जो तनख्वाहें हैं वो 20-20 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई हैं, और चीफ जस्टिस की 24 लाख रुपए से ज़्यादा, और दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स का खात्मा। ये दो तजादात दिखाई नहीं देते, और क्या इस पर पार्लियामेंट में आवाज़ उठ रही है शाहिदा साहिबा? आप राइट साइजिंग को भूल गए जी। कितने महकमे हैं जो इस हुकूमत ने आते ही खत्म कर दिए हैं। डाउन साइजिंग के नाम पे राइट साइजिंग बड़ा खुशनुमा अल्फाज का गोरख धंधा है। मेरे भाई दानियाल अजीज साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से आपको डिटेल दे दी है कि ये सिर्फ फिगर और फैक्ट इस तरह पेश करते हैं जैसे पता नहीं हमारी मईशत कहाँ पे पहुंच गई है। जबकि अगर आप देखें जेंडर पैरिटी में 148 नंबर द लास्ट वन बिल्कुल आखिर पे है, हमसे आखिर कोई है ही नहीं मुल्क। तो फिर ये इस तरह के फैक्ट एंड फिगर क्यों नहीं पेश करते जहाँ पे बिल्कुल हम डाउन चले गए हैं। ये तो आप देखें हमारी इकोनॉमी तब बेहतर होती जब आपके मारूजी हालात खुद बताते, जब किसी एक गरीब की लाइफ आपको बताती कि उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ पे तो 45% बिलो द पॉवर्टी लाइन हम चले गए इस साल। फिर कहाँ पे मईशत हम इसको देख रहे हैं कि वो इंडिकेटर्स कहाँ पे पहुंच गए हैं। जी यूटिलिटी स्टोर का मामला बिल्कुल न सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बल्कि हमारी जमात ने, मैंने खुद उठाया, कल PAC के मीटिंग में भी हुआ है, कैबिनेट में भी हुआ है, नंबर ऑफ कमेटीज में इसको हाईलाइट किया गया है और हमसे वादे किए गए थे कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फिर कल ने नवीद कमर साहब ने PAC मीटिंग में कहा, मैंने कहा कि हम प्रिविलेज मोशन देंगे, हमें फ्लोर पे गलत बयानी हमसे की जाती है, मीटिंग्स में की जाती है, तो ये टूल्स ऑफ द पार्लियामेंट फिर हम यूज करेंगे। फिर आप कहते हैं कि कंट्राडिक्शन तो हमारे साथ हो रही है, बयान क्या देते हैं, अमल क्या करते हैं। फिर यूटिलिटी स्टोर का आज यही है, पीपल्स पार्टी ने रेस किया, मैं खुद भी रेस करना चाह रही थी लेकिन चले अब वो कमेटी को चला गया। वहां पे देखते हैं कि ये स्टेट में सिर्फ आज की नहीं, पिछले सेशन से बल्कि उससे पहले से भी हम देख रहे हैं कि हमें एक बयान दिया जाता है और पीछे करते वही हैं जो वल्लाह आलम किस प्रेशर में है। इसी तरह देखिए चीफ जस्टिस की पेंशन के में ये 24 लाख रुपया बहाना पेंशन होना, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, आप जानते हैं कि ऑलरेडी इतना बड़ा बोझ है पाकिस्तान की मईशत पर कि इसमें पेंशन रिफॉर्म्स इस मरतबा भी बजट में लाई गई हैं। तो आपको क्या जस्टिफिकेशन नजर आती है इसके पीछे कि एक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन 24 लाख रुपए होनी चाहिए? नहीं आती कि ये सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि वो पे प्रिविलेजेस भी जो प्रेजेंटली लेते हैं वो भी प्रिविलेजेस भी आफ्टर रिटायरमेंट होते हैं। कुछ इस तरह की चीजें पहले भी पेश की जा चुकी है। यही तो मैं कह रही हूँ कि इनके कॉल ऑफ फेल में हमें पार्लियामेंट में भी मुतजाद नजर आता है। कहाँ ये कि आप कह रहे हैं कि मईशत बेहतर हो गई है, ये मईशत की बेहतरी इसमें नहीं है और ना इनका कोई कारनामा है, बल्कि हम कह रहे हैं कि आपने यूटिलिटी स्टोर जो है इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग लेके आए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो। एक डेली वेजर को आप निकाल के कितना कौम पे आप एहसान करेंगे कि हमने एक्सचेकर को फायदा दे दिया या इतने अरब सब्सिडी दी और अब इसको नहीं देंगे तो कौम तरक्की कर जाएगी। ये चीजें जो है
इस पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस से सही आएंगी। अगर यूटिलिटी स्टोर में गबन होता है, वो डेली वेजर वाला नहीं करता है। कहाँ पे बिलियन ऑफ रुपीस गए आपके, देखें ये कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ गए। वो अब माफिया को ही देख लें, उस पे क्या कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं वो शवाहिद सामने लाए जा रहे हैं, उस पे एक्शन लें ताकि पता चले कि वाकई बिल्कुल सही है, इस पर एक्शन होना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक है शाहिदा साहिबा, बिल्कुल सही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये फिगर्स हैं जो हमारे सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सूरत हाल उतनी खुश शायद नहीं है। अब इस पर जो औरंगज़ेब साहब का मैं आपको दावा सुनवाता हूँ कि कारोबार पाकिस्तान में वो कहते हैं चल निकला है। शौकत यूसुफजई साहब के सामने मैं रखता हूँ उनका बयान, क्योंकि शौकत साहब ये कह रहे हैं कि जी मुल्क नहीं चल रहा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद ज़रा इस सूरत हाल का भी जायज़ा ले लेते हैं और फिर आखिर में ये भी देख लेंगे कि मुज़ाकरात की बात फिर से शुरू हुई है, फिर से इनिशिएट हुई है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ यानी PTI के कुछ जो सीनियर लीडरशिप है वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात इनिशिएट किया जाए और वो इमरान खान साहब से रब्ता करके उन्हें कायल करना चाहते हैं। इसमें क्या हकीकत है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने हमें बताया है कि मकामी सतह पर कारोबार में इजाफा हुआ है, वो चल पड़ा है और 41% जो SMEs के कर्ज़ों में इजाफा हुआ है, यानी SMEs ने कर्ज़े लिए हैं और वो अपने कारोबार इस्टेब्लिश किए हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और ये बातें सुनकर भी शौकत यूसुफजई साहब आपको लगता है कि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा? क्या जरूरत है, मैं आपको मुल्क नजर नहीं आ रहा है? इस भी कौन सा मुल्क चल रहा है इनसे? देखिए 33,000 अरब का कर्जा लिया है ना। अब ये कोई मामूली कर्जा तो नहीं यार, पूरा पाकिस्तान बनने तक अभी तक 77-78 हजार का कर्जा बना है। इसमें से 33,000 शहबाज शरीफ साहब ने लिया है। इस पे इन्होंने क्या किया है? कौन सी मोटरवे बनाया है, कौन सा सूबा बनाया है, कौन सा इन्होंने वो किया है? मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जिस तरीके से मुल्क की मईशत चलाई जा रही है, कहाँ है रोजगार, कहाँ है इनके पास? क्या कुछ भी तो है नहीं इनके साथ। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ, जिस तरह चला रहे हैं मुल्क को। ये मुल्क ऐसा चलता नहीं है। और एक्सपोर्ट आपकी गिर गई है। आप देखें इस मरतबा तो कपास भी कम हो गई और आपकी पैदावार भी कम हो गई, क्योंकि आपने किसानों को भी रुला दिया। और ये बात कहना, इस पे मैं 2-3 दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि जी पंजाब में जो है ना कर्जा वापस कर दिया। भाई कौन सा कर्जा वापस कर दिया? ये लोकल बैंकों से कर्जा लिया है। वो लोकल बैंकों से कर्जा लेके उन्होंने गंदम खरीदी थी, फिर वो गंदम बेच दी और बेच के जो मुनाफा था वो अपने पास रख लिया और बाकी पैसे वापस रख दिए। ये कर्जा वापस नहीं किया है। कर्जा जो तरक्याती बजट या जो दूसरे स्कीमों के लिए जो कर्जा लिया जाता है वो वापस, ये प्रोपेगंडे ये सही है। लेकिन आप जिस कर्जे की बात कर रहे हैं वो मुल्क के लिए लिया गया। वो हुकूमत का भी यही इल्जाम है कि PTI ने रिकॉर्ड कर्जा ले लिया था अपने दौर में और उन्होंने कौन सी मोटरवेज बनाई और कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट्स किए। लेकिन ये जो कर्जों की बात हो रही है ये डिफरेंट है। इसमें आप अगर दानियाल साहब आप जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। 41% वो कहते हैं SMEs के लिए लिया गया है। ये साबित करता है कि कारोबार, छोटे लेवल का कारोबार चल पड़ा है। ये बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया जी। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ये अदादो शुमार का हेर फेर करते हैं, ये जानबूझ के पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें कि 1 बिलियन रुपीज़ SME कर्जे में जा रहा था, तो अगर वो 2 बिलियन हो जाए तो ये 100% इजाफा है। तो कितना अच्छा लगता है ना। ये बताए ना कि एक्चुअली अमाउंट कितनी गई है, तो फिर आपको समझ आएगा कि वो तो ना होने के बराबर है। क्योंकि बैंकारी निज़ाम जो है वो तो SMEs की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, फिर भी तैयार नहीं है। जो ये एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात बता रहे हैं, इस साल के सारे प्लान में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट की रिलीजेज हैं पिछले साल की, वो सारी उससे लो हैं। टारगेट बैंकों के अपने टारगेट से बिलो है। और आप देख लें एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या हुई है, सब जो डाउन है। पूरी पाकिस्तान की ग्रोथ को उसने बैठा दिया है। और ये हमें ये दर्ज दे रहे हैं कि जनाब एग्रीकल्चर क्रेडिट बहुत हो गई है। आपको पता है जब एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ती है तो अगर 1% बढ़ती है तो 0.8% GDP बढ़ती है। तो ये क्या हमें चूरन बेच रहे हैं? तो ये सारे फिगर बिल्कुल डाउन है। अगर आप SME की ग्रोथ देखें, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है मैन्युफैक्चरिंग में, वो SME सेक्टर है। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 22% तक चल गई है, 22% तक। इस साल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस डिवीजन ने फाइनेंस सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर ही नहीं छापी, जो 1963 से हर साल 73 से छप रही थी।
छापी अगर किसी साल नहीं भी होता सर्वे तो वो एक्सट्रैपुलेट करके छाप देते हैं, इन्होंने सिरे से छापे ही नहीं, वो खाना ही खाली है इनका। तो ये कहते हैं कि ये सीरियस है एसएमई सेक्टर के बारे में, क्या बात करते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि एसएमई सेक्टर ग्रो कर रहा हो और आपकी पॉपुलेशन, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 22% तक चले जाए, हो ही नहीं सकता। अगर आपकी एसएमई सेक्टर ग्रो कर रही है, तो एग्रीकल्चर ग्रो कर रही है, तो आपकी ग्रोथ फिर 2.7% आप खुद कह रहे हैं, जो कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा। सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने सर्जनिस की है। तो फिर अगर ये सितंबर में रिवाइज करेंगे 2% बताएंगे, तो आपको पता है साउथ एशिया का एवरेज क्या है जहां आप रहते हैं इस खत्ते में? 6.4%। जिन मुल्कों में दिवालिया निकल गया, श्रीलंका में, या इनकलाब आ गया बांग्लादेश में, ये जो आपका नेपाल है वहाँ पर माओइस्ट इंसर्जेंसी है, हर रोज़ वो दूसरे दिन आए दिहाड़े दारुल खिलाफा का हमला करते हैं। ये अफगानिस्तान है, 20 साल जंग रही है, उनका अपना ज़र मुबादला ज़ब्त है, इनकी 6.4 है और हम 2% पे। भाई आंखें खोलें, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये डिंग डोंग बन रहा है आपका, ये जो आपकी ग्रोथ 2% पे आ रही है ये डिंग डोंग बन रहा है आपका, आप डिंग डोंग नजर आ रहे हैं। आप हमें डिंग डोंग वाले इश्तिहार ना दिखाएं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सारे इन मसाइल का हल तो ये है कि सियासतदान और सियासी जमातें ये मिल के बैठे और मईशत पर मुज़ाकरात करें, मईशत पे करें, पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेहकाम है उस पर मुज़ाकरात करें। आज भी अखबारात में ये खबरें लगी हुई हैं कि पीटीआई की बड़ी लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है, वो बड़ी हामी है इस बात की कि मुज़ाकरात किए जाएँ, और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान को कायल किया जाए, जो बिल्कुल तैयार नहीं है इस हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए। आपके ख्याल में शाहिदा अख्तरी साहिबा माहौल साजगार है मुज़ाकरात को शुरू करने के लिए, या मुज़ाकरात अगर शुरू किए जाएँ तो माहौल बेहतर हो जाएगा? देखिए, सियासत नाम ही अफाम और तफहीम का है, मुज़ाकरात का है, लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार होना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत कितनी बाइख्तियार है या दूसरी तरफ दूसरी पार्टी कितनी बाइख्तियार है। तो जब तक उनके पास अपना इख्तियार ही नहीं होगा तो फिर हाउ इट कैन पॉसिबल कि हम कह सकें कि एक पॉजिटिव मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, हमने एक 10 मर्तबा सुने कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात वहां पे क्यों नहीं पॉजिटिव हो रहे? क्योंकि नीयत ही नहीं है किसी काम को करने की। जब आपने सिर्फ ठान नहीं लिए इंतकामी कार्रवाइयों की, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि। और फिर दूसरी बात यह कि मुज़ाकरात होते हैं कि आप कॉमनैलिटीज से शुरू करें। जब आप एक तरफ डिमांड करेंगे और दूसरी तरफ नो होगा पहले से ही, तो फिर तो ये मुज़ाकरात नहीं हुए, और ना ये माहौल मुझे नजर आ रहा है कि कोई ऐसा साजगार है कि उसको कर। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद ये 14 अगस्त की मैं बात करूं कि आज जो रेजोल्यूशन पास हुई पाकिस्तान के हवाले से, गवर्नमेंट देखिए दिल बड़ा करती है और हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहां से जब रेजोल्यूशन पास आया, हमने अपोजिशन मेंबर हमने साइन किया, हमने उस पर बात करनी थी सबने। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट क्रॉस टॉक हो रही है और इशारे किए जा रहे हैं अपोजिशन के, भाई कहाँ गई यूनिटी, फेथ कहाँ गया, डिसिप्लिन कहाँ गया? आपने 14 अगस्त में बात करनी है या अपोजिशन को टारगेट करके करनी? जब नीयत ही ऐसी है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? आप समझती हैं कि मुज़ाकरात का माहौल होना चाहिए? मगर मसला ये कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोजाना सजाएं हो रही हैं, वो डीसीट हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात की बातें हो रही हैं, पीटीआई की इस बात का इम्कान है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही ना ले, और ऐसे में फिर मुज़ाकरात की बातें फैसले होते हैं तो फिर तो यही चीज होगी ना, मुनसिफाना तरीके। ठीक है, जिसने जुर्म किया साबित किया, सजा भी है, जजा भी है, हमारे कवानीन मौजूद है। और दूसरी तरफ ये कि जैसे एंटी टेररिज्म की आज की इन्होंने अमेंडमेंट दी है, आज की डेट आप नोट कर लें। खुदा करे कि ये दहशतगर्दी खत्म हो इस अमेंडमेंट से, लेकिन नेक्टा भी आया था। खुदा करे कि ये जो कानून आया है, ये तरमीमी बिल मंजूर हुआ है, ये दहशतगर्दों के लिए ही इस्तेमाल हो तो यकीनन इसके फायदे भी होंगे। बहुत शुक्रिया शाहिदा अख्तर साहिबा, दानियल अजीज साहब, शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।